हम लोग पिछले वाले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़े थे। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि सिर्फ उसमें एनर्जी बनता है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है, तो उसको ले जाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी को हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER क्या होते हैं। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, यानी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत नाजुक होते हैं, वो इधर उधर अगर हिलेंगे तो फूट जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बन पाएगा। और जबकि मनुष्य को संपूर्ण 24 घंटे कम से कम बेहतरीन लाइफ जीने के लिए 24 घंटे में 2700 यानी 2500 से 2700 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो क्या एनर्जी बन पाएगा बॉडी में? नहीं बन पाएगा बॉडी, तो नहीं बन पाएगा। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को संभाल कर रखना है। तो यही क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को संभाल कर रखता है कौन? तो ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को संभाल कर इसको रखता है ताकि ये फूटे नहीं, इसको नष्ट ना हो जाए। तो इसको सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया को सुरक्षित रखने का कार्य इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का, एगो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एगो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे समझना है आखिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो स्मूथ हो गया, तो क्यों स्मूथ हो गया? और ये जो है रफ हुआ तो रफ आखिर काहे हुआ? तो ये स्मूथ इसलिए हो गया कि इसमें देखा गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि इसमें वसा पाया जा रहा है, यानी तैलीय किस्म का सब पदार्थ पाया जा रहा है। तो तैलीय होने के कारण यानी ये स्मूथ हो गया। तो इसमें वसा का निर्माण किसमें होता है? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसमें होता है? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब आखिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, आखिर रफ यानी खुरदुरा हुआ तो काय हुआ? तो जब इस इंडोप्लाज्मिक को जूम करके देखा गया तो इसमें खुरदुरे टाइप का कुछ पाया गया। और इस खुरदुरा टाइप को और जूम करके जब देखा गया तो इसमें राइबोसोम पाया गया। यानी नीचे वाले हिस्से में क्या पाया गया? राइबोसोम। और जब उस राइबोसोम को और जूम करके देखा गया तो उसमें पाया गया प्रोटीन। तो इसमें राइबोसोम पाए जाने के कारण यानी प्रोटीन पाए जाने के कारण ये रफ हो गया, आधा रफ हो गया और आधा स्मूथ हो गया। अब जो होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। अब जो होता है प्रोटीन आगे चलकर दो हिस्सों में बढ़ गया। एक हो गया 70S और एक हो गया 80S। 70S मतलब होता है 70 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और 80S माने होता है 80 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये जो होता है 70S और 80S ये जीव की आकृति को बतलाता है कि आखिर जीव है तो कैसा है। जैसे हम लोग उच्च श्रेणी के जीव हैं, बड़े श्रेणी के जीव हैं, तो उच्च श्रेणी के जीव में बड़े प्रोटीन चाहिए, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए। तो ये जीव की आकृति को बतलाता है कि किस प्रकार का जीव है और किस प्रकार के जीव में किस प्रकार का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी प्रोटीन पाया जाएगा। तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उसमें 70S पाया जाता है, यानी 70 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट प्रोटीन पाए जाते हैं। और उच्च श्रेणी के जितने भी जीव होते हैं उसमें 80S प्रोटीन पाए जाते हैं। 80S जैसे मनुष्य हो गया तो मनुष्य में 80S प्रोटीन पाए जाएंगे। गाय हो गया, गाय में 80S पाए जाएंगे। बकरी हो गई, उसमें 80S पाए जाएंगे। और इसमें कोरोना वायरस हो गया तो कोरोना वायरस में हमारा 70S पाया जाएगा। यानी सूक्ष्म जितने भी जंतु हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, तो उसमें पाया जाता है हमारा 70S। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम, अब देखिए सेंट्रोसोम क्या होते हैं। सेंट्रोसोम यानी जो सेंट्रोसोम होता है तो वो क्या करता है कि रिप्लिकेशन करने का कार्य करता है। सेंट्रोसोम कभी कभी क्या होता है
सेंट्रोसोम पगला जाता है। आप लोग देखे होंगे 5 उंगली है तो 5 से 6 उंगली हो जाता है। कभी कभी एक सिर है तो 1 से 2 सिर हो जाता है। कभी कभी बड़ा पेटवे हो जाता है। कभी कभी दो हाथ की जगह पर 3 हाथ हो जाता है। तो यानी सेंट्रोसोम के पगला जाने की वजह से ऐसा होता है। यानी शरीर में जितना भी अंग है तो अंग निर्माण में कौन मदद करता है? तो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अंग निर्माण में हमारा मदद करता है। जैसे ये जो सेंट्रोसोम है तो सेंट्रोसोम सीधे के सीधे एक इंफॉर्मेशन देता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस बनाने का कार्य करता है। तो न्यूक्लियस से एक के हाली जाता है, कनेक्ट होता है और न्यूक्लियस बोलता है कि ये उंगली बनाना है। तो उंगली बनाने का काम करने लगता है कौन? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या करता है हमारा कि 1 से 2 अंग बनाने का कार्य करता है।